Hi guys, these are sessions of information system audit and I am a chartered accountant and the intent of this exercise is to make information system audit, which is a post qualification course of chartered accountants, easy, lucid and understandable. So my number is 9899123008 and any person can contact me in this particular number for a feedback or in case they want some kind of a professional help, particularly in and around Delhi. तो हम थे नेटवर्क सिक्योरिटी में सबसे पहले हमने क्रिप्टोलॉजी पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि क्रिप्टोलॉजी बेसिकली के दो पार्ट होते हैं। पहला क्रिप्टोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग, ये साइंस ऑफ इनक्रिप्शन है। और क्रिप्टोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी यानी कि हम इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और की लेकर जब प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन या प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्शन विद अ की, ये क्रिप्टोग्राफी कहलाएगी। और क्रिप्टो एनालिसिस हैकर्स के पास होती है। हैकर्स जो होते हैं वो की वो एनालाइज करते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, ब्रूट फोर्स यूज़ करते हैं और क्रिप्टो एनालिसिस उस साइंस को हम कहते हैं। तो क्रिप्टो एनालिसिस और क्रिप्टोलॉजी दोनों ऑपोजिट हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि इनक्रिप्शन का मतलब क्या है। इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि हम प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। सिफर टेक्स्ट मतलब इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। और अगर डिक्रिप्शन का मतलब ये है कि की का यूज़ करके, जो की लॉजिकल की होती है, उस की का यूज़ करके सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि हम जो की यानी चाबी यानी ताले की चाबी से हम उस टेक्स्ट को, सीक्रेट टेक्स्ट को की का यूज़ करके उसे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसे नॉर्मल टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है और एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहा जाता है। और अगर मान लीजिए सपोज हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, उसको उसमें लॉजिकल की का यूज़ करेंगे, लॉजिकल की का यूज़ करके हम उसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं, तो उसमें प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? नॉर्मल टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट सीक्रेट टेक्स्ट होता है। सिफर प्लेन टेक्स्ट प्लेन है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल टेक्स्ट है। सिफर टेक्स्ट, सिफर ज़ीरो गायब हो गया, तो सिफर टेक्स्ट यानी कि सीक्रेट टेक्स्ट हो गया। की क्या होती है? लॉजिकल की होती है, जैसा हमने पहले सेशन में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था स्टेगनोग्राफी के बारे में। स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में क्या डिफरेंस है? क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि मैसेज सामने रहता है लेकिन सिफर टेक्स्ट के रूप में रहता है, आप उसे पढ़ नहीं सकते जब तक आपके पास की नहीं होती। और स्टेगनोग्राफी में मैसेज ही नहीं रहता, गायब रहता है। अगर आपने किसी मैसेज को हार्ड ड्राइव में हाइड कर दिया, वो स्टेगनोग्राफी में आ जाएगा। तो साइंस ऑफ हाइडिंग अ मैसेज इज कॉल्ड स्टेगनोग्राफी और साइंस ऑफ इनक्रिप्टिंग वो क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। और क्रिप्टोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस, ये हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक्स, ई सिक्योरिटी के बेसिक्स। तो उससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो थी कि सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, जो कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है, जिसमें की सेम रहती है। उसी सी से इनक्रिप्ट किया जाता है, उसी की से डिक्रिप्ट किया जाता है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी रहती है। एक की से इनक्रिप्ट किया जाता है तो दूसरी की से डिक्रिप्ट किया जाता है, और दोनों की जो है लॉजिकल रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लॉजिक होता है और लॉगरिथम होता है, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम होता है। आज की कीज़ में कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम होता है। और अगर आप एक कीज़ आपके पास होती है, उसका नाम होता है प्राइवेट की, वो किसी और के पास नहीं होती। एक की होती है पब्लिक की और वो दुनिया के पास होती है। तो अब यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले होता है कि अगर मान लिया सपोज हम बेसिकली क्या रीज़न है इनक्रिप्शन का, क्या रीज़न है? इनक्रिप्शन का एक मेन रीज़न है सीक्रेसी, लेकिन पहले इनक्रिप्शन का यूज़ होता था, आज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि और चीज़ें भी इसमें डाल दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप एग्रीमेंट करते हैं, कल की डेट में, आज की डेट में अगर आप कंपनी में जाएँ तो एग्रीमेंट होता है पेपर फॉर्म में। आपके पास कई बार क्या होता है, आजकल हार्ड कॉपी में होता है, यानी कि अगर कंप्यूटर में कोई एग्रीमेंट आया कि किसी पार्टी के पास है, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेते हैं। ये सारे हार्ड कॉपी एग्रीमेंट है। अगर आप किसी प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो वो भी हार्ड कॉपी बेसिकली एग्रीमेंट है। लेकिन एक नई चीज़ हो गई है
हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000, उसने इसे जो चीज़ हुई है उसे उन्होंने लीगल रिकॉग्निशन दे दी। और वो चीज़ ये हुई है कि कल की डेट में अगर कोई एग्रीमेंट कंप्यूटर में है 0101 के फॉर्म में, वो एग्रीमेंट भी लीगल वैलिड हो सकता है। यानी कि आप कभी उसका प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे, आपके कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में वो ट्रांसफ़र होता रहेगा। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लें, लेकिन जनरली आप प्रिंट आउट अगर ना भी निकालें तब भी वो लीगल वैलिड होगा। आप किसी हार्ड पेपर में साइन नहीं करेंगे। आप सपोज़ कल की डेट में क्या होगा कि आप केरला में कोई बंदा रहता है और उससे आप दिल्ली में रहते हैं और आप उससे एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे और उसमें अपने डिजिटल सिग्नेचर्स लगाएंगे और उसे भेज देंगे। एग्रीमेंट उसके पास पता हो जाएगा, वो अपने डिजिटल सिग्नेचर्स लगाएगा और काउंटर एग्रीमेंट आपके पास भेज देगा। तो यानी दोनों की डिजिटली साइंड एग्रीमेंट आप अपने पास रखेंगे। और हो सकता है ये भी चांसेस हैं कि अगर आप उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप डिसाइड करें कि उसकी हार्ड कॉपी कभी नहीं लेनी है, तो ये एग्रीमेंट कंप्यूटर में रहेगा और उसके बाद भी लीगली वैलिड रहेगा। कोई भी आदमी इसे रिफ्यूट नहीं कर सकता है। आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट रहेगी इन केसेस में। तो इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। यानी कि अगर मान लिया सपोज कोई एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है इंटेग्रिटी और दूसरी भी चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन, और तीसरी चीज़ होती है नॉन रेपुटेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो इंटेग्रिटी होती है वो ये होती है कि अगर मान लिया सपोज एक एग्रीमेंट है, उसमें 15 पेजेस हैं या 20 पेजेस हैं, तो उन 15 पेजेस एक बार वो एग्रीमेंट साइन हो जाए तो दोनों पार्टी ये ना कह सकें इसमें क्लॉज में ये नहीं लिखा था, दूसरा लिखा था, या कुछ इंटेग्रिटी उसकी ख़राब हो जाए। यानी कि अगर उसके बीच में कोई आप क्लॉज इंसर्ट ना कर सकें। मालूम पड़ा एक आदमी के पास एक एग्रीमेंट है, उसने बीच पेपर में कुछ लिख दिया, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया था कि अगर आपका 15 पेज का एग्रीमेंट है तो हर पेज में दोनों ऑथराइज सिग्नेटरी साइन होंगे और हर पेज में की नंबरिंग की जाएगी 1/15, 2/15, 3/15 और लास्ट पेज में 15/15। और जहाँ पर एग्रीमेंट ख़त्म होता है उसके जस्ट नीचे अगर 15th पेज में एग्रीमेंट 1/4 पेज ही कवर करता है तो उसके जस्ट नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन हो जाएंगे, जिससे कि कोई कुछ बीच में इंसर्ट ना कर सके। और आज के डेट में प्रिंटेड फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट आते हैं, उसमें तो और डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर मान लिया सपोज कहीं पर कटिंग वगैरह होगी तो उसमें क्या होगा, या तो नया एग्रीमेंट साइन होगा या उस कटिंग पर दोनों ऑथराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर होंगे उस क्लॉज पर। इस तरीके से हम इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं एग्रीमेंट की। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि यही क्लॉज है और इसके अलावा क्लॉज नहीं हो सकते। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि हम ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। ऑथेंटिकेशन ये होता है कि हम साइन करते हैं उसमें और उसके नीचे हमारे दो गवाह के सिग्नेचर्स होते हैं, वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि इसी बंदे ने साइन किया है। नॉन रेपुटेशन भी इसी तरीके से होता है। आप कहते हो कि मैंने साइन किया है और दो गवाह हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एग्रीमेंट मैंने कभी साइन नहीं किया था। आप कोर्ट में जाएं और ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मैंने ये कभी सिग्नेचर्स किए ही नहीं थे। तो ये नॉन रेपुटेशन, ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी, ये तीनों चीज़ अगर कहीं पर इसेंशियल हैं एग्रीमेंट के लिए, तो डिजिटल सिग्नेचर वाले एग्रीमेंट में ये तीनों चीज़ होनी बहुत नेसेसरी है। तो कैसे होती है ये चीज़, इसके बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसमें क्या होता है, दो कीज़ होती हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की, जैसा हमने पिछले सेशन में पढ़ा। पब्लिक की जो होती है वो सबके पास होती है, यानी कि गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाती है और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को लाइसेंस देती है और वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होती है वो डिजिटल सिग्नेचर के डोंगल्स वगैरह इशू करते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर में जाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि की पेयर जनरेट करते हैं, यानी कि एक प्राइवेट की और पब्लिक की जो है वो दुनिया भर को नज़र आती है और उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये सर्टिफाई करता है कि भाई ये इसी आदमी की पब्लिक की है, तो पब्लिक की सारी दुनिया को दिखती है।
और प्राइवेट की केवल आपके पास होती है। और अगर आप कोई भी आदमी एक डॉक्यूमेंट को प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है तो वो उसकी पब्लिक की से ही खोल सकते हैं, और पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है तो प्राइवेट की को से ही खोल सकते हैं। प्राइवेट की से डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के बाद प्राइवेट की से नहीं खुल सकता है, दूसरी की से खुलेगा। जिससे डॉक्यूमेंट आप इनक्रिप्ट करेंगे उससे ठीक दूसरी की से वो डिक्रिप्ट होगा। और अगर पब्लिक की से किसी भी की से आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं और या डिक्रिप्ट कर सकते हैं, दूसरी की से इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट होगा करस्पॉन्डिंगली। तो लेकिन प्राइवेट की आपके पास होगी, आप ही जो उसे जानते होंगे, दुनिया में कोई नहीं जानता हूँ। पब्लिक की सबके पास अवेलेबल होगी, वेबसाइट में अवेलेबल होगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की वेबसाइट में होगी, और वो ये सर्टिफाई करेगा कि ये आपके की का दूसरा पैर है। ये मान के चलिए कि अगर मान लिया सपोज एक डंडा है, आधा डंडा नहीं दिख रहा है, आधा डंडा सबको दिख रहा है, आधा डंडा आप ही को दिखेगा, और दूसरा आधा डंडा दुनिया को वो सर्टिफाई करेगी ये यही है। तो जो ताले की दो चाबियाँ होंगी, एक से क्लोज़ किया जा सकता है, एक से ओपन किया जा सकता है। और अगर एक से ओपन कर दिया है, ओपन कर रखा है, तो दूसरे वाले से ओपन कर रखा है तो पहले वाले से ही क्लोज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से ये अल्टरनेट करती हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स मीट आउट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज मैंने एग्रीमेंट कोई साइन किया, तो मैं क्या करूँगा, उसमें अपनी प्राइवेट की चला दूँगा। तो मैं अपनी अगर प्राइवेट की चलाऊँगा उसमें तो, और उसके बाद आपके पास एग्रीमेंट भेज दूँगा, तो दूसरा व्यक्ति ही मेरी पब्लिक की से उसको ओपन कर सकता है, उसे देख सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल मैंने उस एग्रीमेंट में साइन किए, क्योंकि प्राइवेट की मेरे पास ही है। वो आदमी उसको फर्दर अपनी जो डिक्रिप्टेड एग्रीमेंट है उसमें अपनी प्राइवेट की चला देगा और मेरे पास भेज देगा। तो दोनों की प्राइवेट की उसमें चल गई। अब हम अल्टरनेटिवली उस एग्रीमेंट को पब्लिक की से ओपन कर सकते हैं, तो दोनों के सिग्नेचर्स उसमें हो गए और दोनों का ऑथेंटिकेशन हो गया, क्योंकि उसने अपनी प्राइवेट की लगाई, मैंने अपनी प्राइवेट की लगाई, और उस एग्रीमेंट को पब्लिक की से ओपन किया जा सकता है। तो एक सिंपल समझें कि अगर मान लीजिए सपोज मैं आपसे पास कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो एग्रीमेंट का हम बाद में लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो अगर मान लीजिए सपोज मैं एग्रीमेंट आपके पास भेज रहा हूँ, कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास भेज रहा हूँ, और अगर उस डॉक्यूमेंट में मैं अपनी प्राइवेट की लगा देता हूँ, तो इसका मतलब, और आपके पास भेज देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट की चूँकि मेरे पास ही है, किसी और के पास वो प्राइवेट की नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ही उस पर साइन किए, कोई और आदमी ने साइन नहीं किए। तो ये ऑथेंटिकेशन हो गया मेरा, ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपुटेशन हो गया दोनों। ऑथेंटिकेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो प्राइवेट की जो होती है वो एक नंबर होता है, ये नंबर गेम होता है, केवल बहुत लार्ज नंबर होता है। वो लार्ज नंबर, वो एलॉगरिथम केवल मैं ही कर सकता हूँ। उसके दूसरे होने के चांस से अरबों करोड़ों सालों में, अगर अरबों करोड़ लोग साइन करें, डिजिटली साइन करें, तो सेम होने के चांसेस इतने कम हैं, मतलब इतने कम हैं कि इम्पॉसिबल है तकरीबन किसी दूसरे आदमी का वही प्राइवेट की, उसी नंबर की प्राइवेट की यूज़ करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। क्यों है इसके बारे में हम आगे आएंगे, लेकिन इसलिए ऑथेंटिकेशन है कि ये प्राइवेट की मेरी ही है, और एक बार आपके पास चली जाती है और उसे आप वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पर पब्लिक की निकालते हैं और पब्लिक की उस पर चलाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट डिक्रिप्ट हो जाता है। और चूँकि वो डॉक्यूमेंट डिक्रिप्ट हो जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट मैंने ही इनक्रिप्ट किया था, यानी मेरी ही सिग्नेचर्स थे, मेरी ही डिजिटल सिग्नेचर्स थे इसमें। तो ये ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि मेरे ही थे। और दूसरा नॉन रिपुटेशन हो जाता है, मैं ये कह ही नहीं सकता हूँ कि ना मैंने साइन नहीं किया था। दूसरा चीज़ है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। सपोज अगर कोई आदमी मुझे इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है और वो चाहता है मैं ही पढ़ूँ, तो वो क्या करेगा, मेरी पब्लिक की उठाएगा और डॉक्यूमेंट को पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगा। पहले केस में उसने डिक्रिप्ट किया था, इस केस में
वो पहले ही इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट मेरे पास भेज देगा। जैसे ही वो पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा तो उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि इनक्रिप्ट अगर वो मेरी पब्लिक की से हुआ है तो डिक्रिप्ट मेरी प्राइवेट की से होगा, और प्राइवेट की मेरे पास ही है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब वो डॉक्यूमेंट दुनिया में कोई नहीं खोल सकता मेरे अलावा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो सकती है। तो हम इसे फिर से समझते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन है। ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज़ करनी पड़ेगी, प्राइवेट की सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर अगर मेरे पास की है तो आपके पास भी वही की है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आपके पास भी की है, मेरे पास भी की है, कल की डेट में मैं कर सकता हूँ कि भाई ये की आपको भी पता थी, मुझे क्या पता कि किसने इनक्रिप्ट की किसने डिक्रिप्ट की ये मैसेज, तो मैं वहाँ पर मूव कर सकता हूँ। लेकिन पब्लिक की में एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है, प्राइवेट की मेरी केवल मेरे पास होती है, और क्योंकि मेरे पास होती है तो मैं ही उस प्राइवेट की से जिस चीज़ को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसे ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। मेरे अलावा कोई उसे प्राइवेट की किसी और के पास नहीं है तो उसे इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, और चूंकि इनक्रिप्ट नहीं कर सकता मेरी पब्लिक की से वो कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ही उसे ऑथेंटिकेट या वेरीफाई किया है। दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, कोई भी व्यक्ति अगर मैं किसी को इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता हूँ तो मैं उसे अपनी प्राइवेट पब्लिक की से मान लीजिए सपोज यही एग्रीमेंट है, इसमें क्या है, मैंने अपनी प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट किया और फर्दर उस आदमी की, मालूम पड़ा मैं राम को पास भेजना चाहता हूँ तो राम की पब्लिक की ले ली और इसे फिर से डबल इनक्रिप्शन कर दिया। तो अब इसे चूंकि मैंने राम की पब्लिक की से डबल इनक्रिप्शन किया है, राम के अलावा इसे कोई पहले लेवल पर डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये इन्फॉर्मेशन राम के पास जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगी, वो अपनी प्राइवेट की से पहले से डिक्रिप्ट करेगा, फिर मेरी पब्लिक की लेगा और फिर दोबारा इसे डिक्रिप्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी होगी अगर मैं उसी को भेजना चाहता हूँ, राम को ही भेजना चाहता हूँ तो। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी जो है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में भी होती है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में अगर मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है और ऑथेंटिकेशन या नॉन रेपुटेशन का कोई चक्कर नहीं है, तो मैं एक की बना सकता हूँ, उसे भी की दे सकता हूँ, अपने पास वही की होगी, मैं उसे इनक्रिप्ट करके भेज सकता हूँ। दोनों के पास की होगी, इनक्रिप्ट करके की भेज सकता हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, ये आती है कि की मुझे उसे भेजनी पड़ेगी, पहली बार तो भेजनी पड़ेगी। अगर पहली बार वो की चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहली बार अगर की किसी ने चोरी कर ली तो वो हमेशा के लिए की उस शेयर हो गई। अगर गलती से दूसरे आदमी ने शेयर कर दी तो वो हमेशा के लिए वो हो जाएगी। लेकिन इधर ये केस है कि अगर मैं किसी की पब्लिक की लेता हूँ और उससे डिक्रिप्ट करता हूँ किसी को, तो फिर वो उसी से की प्राइवेट की से खुलेगा और प्राइवेट की उसी आदमी के पास होगी। तो इस तरह से हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जा सकती है। फिर आता है डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि डेटा अल्टर नहीं किया गया, मैनिपुलेट नहीं किया गया। तो उसमें क्या होता है कि हम एक हैश फंक्शन चलाते हैं, और अगर हम किसी एग्रीमेंट में कोई हैश फंक्शन चला देते हैं और उसके बाद उसे इनक्रिप्ट कर लेते हैं, मैं हैश फंक्शन चला के प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेजता हूँ, तो हैश फंक्शन जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि अगर उसमें एक स्पेस बढ़ा दी जाए एग्रीमेंट में, या आई एम की जगह आई गलती से एन हो जाए, तो मैसेज ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो हैश फंक्शंस सबसे सिक्योर मेथड है इंटेग्रिटी का, डेटा इंटेग्रिटी का। एक स्पेस भी हिल नहीं सकती डेटा, और ये बहुत ब्यूटीफुली डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये और काम करता है। लास्ट है नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन क्या होता है, मेरी पब्लिक मेरी प्राइवेट की है, उसके करस्पॉन्डिंग मेरी पब्लिक की, और मेरी पब्लिक की को सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफाई कर रहा है कि ये इसी बंदे की पब्लिक की है। तो अगर मैं किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करता हूँ अपनी प्राइवेट की से और कोई आदमी उससे डिक्रिप्ट कर सकता है मेरी पब्लिक की से, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये बताएगी कि ये इसी की पब्लिक की है, तो मैं रेपुटेट नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये मेरी पब्लिक की नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ बनाए। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने बहुत सारे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ बना रखे हैं, जैसे टाटा हो गया,
और वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी पब्लिकली सर्टिफाई करते हैं उसके बारे में कि हाँ, ये हम सर्टिफाई करते हैं कि ये पब्लिक की चंद्रशेखर बरोला की है। तो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट किए जाते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। और डिजिटल सिग्नेचर में क्या ऑथेंटिकेट किया जाता है? पब्लिक की ऑथेंटिकेट किया जाती है। तो मैं अपनी पब्लिक की को डिसोन नहीं कर सकता, तो ये नॉन रेपुटेशन है। तो अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि एग्रीमेंट के लिए दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है इंटेग्रिटी और दूसरी चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एग्रीमेंट में हैश फंक्शन चलाता हूँ, और हैश फंक्शन चलाने के बाद एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, उसमें 25 क्लॉसेज हैं, और हैश फंक्शन चला के एक बहुत बड़ा नंबर जनरेट होता है। फिर उसे मैं अपनी प्राइवेट की चला देता हूँ उसमें, तो उसके बाद और भी बहुत बड़ा नंबर जनरेट होता है, मतलब ह्यूज बिग नंबर जनरेट होता है। वो नंबर दोबारा जनरेट होने में अरबों साल लगेंगे, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं उसके दोबारा जनरेट होने के। वो वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद क्या होता है कि पहले मैंने हैश फंक्शन चलाया, हैश फंक्शन चला के एक नंबर क्रिएट किया, और उसके बाद पब्लिक की प्राइवेट की चलाई अपनी, और फिर एक और बड़ा नंबर जनरेट हुआ। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को, एग्रीमेंट को प्लस अपनी डिजिटल सिग्नेचर को भेज देता हूँ जिसके पास भेजना है। उसे ये एग्रीमेंट उसके पास आता है। वो दो काम करता है। वो ये क्या करता है कि उस एग्रीमेंट में जो हैश फंक्शन है, हैश फंक्शन चलाता है, तो एक मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट होता है। मैसेज डाइजेस्ट क्या है? बहुत बड़ा नंबर है। तो यानी कि मेरे पास मैंने एग्रीमेंट में सबसे पहले हैश फंक्शन चलाया, और उसके बाद क्या है, एक नंबर जनरेट हुआ, मैसेज डाइजेस्ट जनरेट हुआ। मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। फिर उसमें मैंने अपनी प्राइवेट की चलाई, प्राइवेट की चला के डिजिटल सिग्नेचर्स बने। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? एक बहुत बड़ा और नंबर होता है। मैंने इन दोनों को किसी के पास भेज दिया। अब उसके पास दो चीज़ें मिली। उसने उस हैश फंक्शन को, जिस व्यक्ति के पास वो मिला, उसने हैश फंक्शन को उस एग्रीमेंट में चलाया, तो एक नंबर जनरेट हुआ, काफ़ी बड़ा नंबर जनरेट हुआ। और फिर डिजिटल सिग्नेचर में उसने मेरी पब्लिक की चलाई, तो एक और नंबर जनरेट हुआ। अगर ये दोनों नंबर मैच कर गए तो इसका मतलब एग्रीमेंट वैलिड है। अगर नंबर मैच नहीं किए तो इसका मतलब डिजिटल सिग्नेचर और एग्रीमेंट इनवैलिड है। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में मैं हैश फंक्शन चलाता हूँ। हैश फंक्शन चलाने के बाद मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट होता है। मैसेज डाइजेस्ट क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है। उस बहुत बड़े नंबर में मैं प्राइवेट की चलाता हूँ, तो फिर एक और बहुत बड़ा नंबर, अलग सा बहुत बड़ा नंबर जनरेट होता है, जिसे मैं डिजिटल सिग्नेचर कहता हूँ। मैं इस डिजिटल सिग्नेचर और एग्रीमेंट को दूसरे बंदे के पास भेज देता हूँ। वो इस एग्रीमेंट में हैश फंक्शन चलाता है। हैश फंक्शन चला के एक नंबर प्रोड्यूस होता है। पहले उसने एग्रीमेंट में हैश फंक्शन चलाया और उसे नंबर बनाया, और डिजिटल सिग्नेचर में उसने प्राइवेट की चलाई, पब्लिक की चलाई। पहले तो प्राइवेट की चली थी, वो उसे डिक्रिप्ट करेगा पब्लिक की से, तो वो पब्लिक की चलाई उसने, और एक और नंबर जनरेट हुआ। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट लिया और डिजिटल सिग्नेचर लिया जो उसको मिला। इस एग्रीमेंट में उसने हैश फंक्शन चलाया, एक नंबर जनरेट हुआ बहुत बड़ा, और डिजिटल सिग्नेचर जो मिले हैं उस पर उसने पब्लिक की चलाई, और इस पब्लिक की से एक और नंबर जनरेट हुआ, और दोनों नंबर मैच होने चाहिए। अगर ये मैच हो गए, एग्रीमेंट सही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में हमने हैश फंक्शन चलाया, उसने मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट किया जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। उसमें मैंने अपनी प्राइवेट की चलाई, जो कि मुझे ही पता है, दुनिया में किसी और को पता नहीं है। उस प्राइवेट की को मैंने चलाया, एक डिजिटल सिग्नेचर बना। डिजिटल सिग्नेचर और एग्रीमेंट मैंने भेज दिया। जिस बंदे को मिला, या राम को, शाम को, जिसको भी मिला, उसने क्या किया, एग्रीमेंट में हैश फंक्शन चलाया, और फिर उससे मैसेज डाइजेस्ट हुआ। मैसेज डाइजेस्ट एक बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर किसी दूसरे नंबर से मैच करना चाहिए। दूसरा नंबर कौन सा है? वो है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में वो उसने मेरी पब्लिक की चलाई, उसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी से मेरी पब्लिक की ली और पब्लिक की चलाई। पब्लिक की चलाकर
एक और मैसेज डाइजेस्ट बना, एक बहुत बड़ा नंबर बना, दोनों नंबर मैच करने चाहिए। अगर वो दोनों नंबर मैच करके डिजिटल सिग्नेचर्स वेरीफाइड हो गए, तो यानी कि कल की डेट में हम एग्रीमेंट जो हम रखते हैं वो वेस्ट ऑफ पेपर है। हम एग्रीमेंट जो है डिजिटली रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, दूसरा आदमी अपने कंप्यूटर में रख सकता है, और वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं, 100% ऑथेंटिकेटेड होते हैं। उसका ऑथेंटिकेशन इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल एग्रीमेंट भी उतने ऑथेंटिकेटेड नहीं होते हैं जितने लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन उनका है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी केवल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक मेथड प्रोवाइड करती है जिससे डिजिटल सिग्नेचर बन सकते हैं, और वो डिजिटल सिग्नेचर से ई कॉमर्स चल सकता है। तो हम चलते हैं अपनी मॉड्यूल को देख लेते हैं एक बार कि उसमें क्या क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया। तो हमारी स्टडी बेसिक्स ऑफ ई सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि आज क्रिप्टोग्राफी जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से ज़्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी से क्रिप्टोग्राफी टाइड है, यानी कि सिक्योर होना, ऑथेंटिकेशन के साथ सिक्योर होना, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बोलती है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जिसे कहते हैं, जिसमें प्राइवेट की पब्लिक की दो होती हैं, दोनों लिंक्ड होती हैं लॉगरिथम के द्वारा, और प्राइवेट पब्लिक की जो होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास होती है और वो हमें सर्टिफाई करती है, वो आज ऑथेंटिकेशन के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। और डिजिटल ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? डिजिटल ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी जो हमें कम्युनिकेशन भेज रही है उसी से आया है, मतलब सोर्स वेरीफाई करना डिजिटल ऑथेंटिकेशन। अगर टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाए, सोर्स वेरीफाई किया आपने कि ये इसी पार्टी से कम्युनिकेशन आया, तो वो ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। और फिर उसके बाद बोलती है कि आज के वर्ड में ऑथेंटिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्राइवेसी ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है। और कई केसेस में क्या होता है कि अगर डेटा को आप इनक्रिप्ट कर रहे हो वो मीनिंगलेस हो जाता है अगर दूसरी पार्टी ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, तो अगर वो आप उसे गुप्त भी रखना चाहते हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि दूसरा व्यक्ति के पास दूसरे सोर्स आइडेंटिफाइड हो। हम सोर्स इजी तरह से आइडेंटिफाई कर दें, कल के डेट में प्रॉब्लम हो तो हम कोर्ट में जाकर सोर्स आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ इसी बंदे ने साइन किया है। तो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने एक टेबल दी है, टेबल में उन्होंने वही बताया कि ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से हो सकता है, और ये एस्टेब्लिश करती है और वेरीफाई करती है कम्युनिकेटिंग पार्टी यही है, मतलब ये कम्युनिकेटिंग पार्टी, ये पर्टिकुलर कम्युनिकेटिंग पार्टी हैं, उनको ऑथेंटिकेट करती है और वेरीफाई करती है। दूसरे कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, वो किसी भी क्रिप्टोग्राफी से हो सकता है, जैसा हमने पहले बताया था। ये इंश्योर करता है कि डेटा सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्टेड है और वो प्राइवेट रहता है। फिर उन्होंने डेटा इंटीग्रिटी के बारे में बताया कि डेटा को हम ये इंश्योर करता है कि डेटा इंटीग्रिटी यानी कि सच्चाई, डेटा की इंटीग्रिटी, ईमानदारी, सच्चाई से ज़्यादा बेटर वर्ड है ईमानदारी। तो डेटा की जो ईमानदारी है, इसका मतलब ये डेटा अल्टर या मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, किया है। तो इसे कैसे कर सकते हैं कि इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट बना के या डिजिटल सिग्नेचर से, हैश फंक्शंस अगर हम चला लेते हैं उसमें, तो वो डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन कर लेता है। फिर नॉन रेपुटेशन ये होता है कि अगर मैं सोर्स हूँ तो मैं डिसोन नहीं कर सकता हूँ कि मैं सोर्स हूँ। एक तो आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ उसने भेजा था, लेकिन लॉ के सामने कहीं पर भी कोई डाउट आ गया कि उसने भेजा था नहीं भेजा था, तो वहाँ लॉ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है। तो ये होना चाहिए कि 100% इसी बंदे ने भेजा था। तो ये नॉन रेपुटेशन है। ऑथेंटिकेशन का सेकंड से भी बड़ा स्टेप है नॉन रेपुटेशन। तो ऑथेंटिकेशन तो ये हो सकता है कि हाँ इसने भेजा था, लेकिन थोड़ा डाउट, दूसरा आदमी ने मना कर दिया, डाउट क्रिएट हो गया, पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि इसने भेजा था। तो नॉन रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिजिटल सिग्नेचर्स के द्वारा होता है जो कि सीए के द्वारा ऑथेंटिकेटेड होते हैं। सीए यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, उनके पास पब्लिक की होती है और वो सबको दिखती है, और ये पब्लिक की इसी की है, इसी बंदे की है, वो सर्टिफाई करते हैं और दूसरा आदमी उसे ना नहीं कह सकता है, क्योंकि लॉ के सामने लॉ ने उसे पावर दी हुई है, इंडियन गवर्नमेंट ने पावर दी गई है या फिर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्री। So this was another session about functioning of digital signatures. In case of any feedback, you can contact me at 9899 123 008. Thanks.